ऑलराइट, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी भी देखा और लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल एंड और में क्या है, हमारे पास में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे अलग-अलग तरीके की कंडीशन है, कुछ इस तरीके की, ठीक है? ये मेरे पास में किसी भी तरीके की कुछ भी वैल्यू है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सिंपल वैल्यूज़ भी हो सकती है। अब मुझे कहा गया है लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स काम में लेते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखी और वो सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहले हमारा 10 और 20 कंपेयर होगा, फिर एक आंसर जनरेट होगा। फिर जो आंसर जनरेट हुआ है वो 30 से कंपेयर होगा, फिर एक आंसर जनरेट होगा, फिर एक आंसर जनरेट होगा और वो 40 से कंपेयर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी कंडीशन को चेक करने का प्रोसेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे काम हो रहा है। तो जभी भी हम लॉजिकल एंड या लॉजिकल और अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो होता क्या है हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा-सा स्लो काम करता है। अब मान लीजिए हमने किसी तरीके का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल किया। फ़ोन के अंदर टोटल स्पेस 14 जीबी है और 11 जीबी जो है, वो तो हमारे अ, एप्लीकेशन ने ही ले ली। अब वो इतना हेवी एप्लीकेशन है तो उसे लोड होने में भी टाइम लगेगा। धीरे-धीरे ओपन होगा, धीरे-धीरे काम करेगा तो हम लोग तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। कैसा अजीब-सा एप्लीकेशन बनाया, ढंग से काम भी नहीं करता है। तो एग्ज़ैक्टली में जो प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, अगर वो भी स्लो काम करेगा, तो जो प्रोजेक्ट, जो प्रोडक्ट हम लोग बनाएँगे वो यूज़र को वैसे पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो स्लो काम कर रहा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे जभी भी लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास में सेम वेरिएबल ही होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास में हो सकता है सैलरी हो, डिपार्टमेंट हो, एक्सपीरियंस हो, अलग-अलग तरीके की कंडीशंस के लिए अलग-अलग तरीके के वेरिएबल्स हमें काम में लेने पड़ेंगे। अब सैलरी है मान लीजिए अनसाइन्ड इंट टाइप का, डिपार्टमेंट भी इंट टाइप का है और एक्सपीरियंस भी इंट टाइप का है। तो इन टोटल जो ये तीनों वेरिएबल्स हैं 6 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन चल रहा है। पहला कंडीशन ट्रू हो गया सैलरी और डिपार्टमेंट को कंपेयर करने के बाद में। अब डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस को जब कंपेयर किया तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स होनी ही है तो फिर कंपैरिजन क्यों करवाओ? अब यहाँ पे हुआ क्या, एक तो प्रोसेसिंग भी स्लो हो गई और हमारे पास में 6 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम हो गई, तो भी हमारा आउटपुट सही से नहीं निकला। तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के केस में होता क्या है, हमारे प्रोग्राम जो हैं वो थोड़े से इनएफिशिएंट रहते हैं। अब एफिशिएंट का मतलब क्या है? हमारा प्रोग्राम फास्ट काम करना चाहिए। कम से कम मेमोरी वो ऑक्यूपाई करना चाहिए। वो कहलाता है एफिशिएंट प्रोग्राम। तो अब अगर हमें हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना है और साथ-साथ में वो कम मेमोरी कंज्यूम करे, तो भी हमें उससे वर्किंग करवानी है कुछ उस टाइप की, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं इफ विदिन इफ या फिर इफ विदिन एल्स और ये दोनों टर्म्स कहलाती हैं नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे जब तक मैं एंड और का कांसेप्ट आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इन दोनों टर्म्स को काम में नहीं लिया था। कब एंड काम में लेते हैं, कब और काम में लेते हैं, ये अब आपको पता है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फॉल्स होती है तो क्यों चेक करवाना? क्यों वेरिएबल को क्रिएट करना? मेमोरी कंज्यूम हो रही है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, आउटपुट भी फटाफट कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है, हमारी प्रोसेसिंग बड़ी स्लो चल रही है, प्रोग्राम बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। तो जब हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस हो, चाहे सबके ट्रू होने पे कुछ काम करवाना है या किसी एक के ट्रू होने पे कुछ काम करवाना है, तो वहाँ पे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बजाय हम नेस्टेड इफ के कंसेप्ट को काम में लेते हैं, क्योंकि वो फास्ट काम करता है। कैसे फास्ट काम करता है? एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मैंने किया क्या है, सेम वही क्वेश्चन है हमारा सैलरी और एक्सपीरियंस वाला जो हमने लॉजिकल एंड और के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड में हमारे पास में था क्या, आपकी सैलरी 8000 से ज्यादा होनी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी 3 साल से ज्यादा होने चाहिए। सैलरी तो ग्रेटर देन है 8000 लेकिन एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो क्यों एक्सपीरियंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, क्यों कंपेयर भी करूं मैं? मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर मैं कंपैरिजन करूँगी, मेरी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी अगर मैं एक्सपीरियंस वेरिएबल क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे होता क्या है, हम एट अ टाइम एक कंडीशन को चेक करते हैं। अगर वो ट्रू है, तो ही आगे बढ़ो वरना बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वेरिएबल को क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर आ जाओ और एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दो कि सैलरी का बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि आप एलिजिबल
नहीं हो। तो वही कंसेप्ट इफ विद इन इफ और एल्स विद इन इफ के अंदर आता है। अब इस टर्म का मतलब है क्या? इफ विद इन इफ का मतलब सिंपली इतना सा है कि हम एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक बनाने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सपोज कुछ एक मोटर पार्ट कुछ डिजाइन किया है। अब उस मोटर पार्ट के अंदर खाली उसका स्कल नहीं होता ना, बहुत अलग-अलग तरीके के पार्ट्स उसके अंदर होते हैं। कुछ हो सकता है मशीन को रन करने के लिए हो, कुछ हीट को कंट्रोल करने के लिए हो। तो एक पार्ट के अंदर, एक मोटर पार्ट के अंदर भी अलग-अलग तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सेम कंसेप्ट है। एक इफ के अंदर हम कई तरीके के इफ को काम में ले सकते हैं। तो किसी भी एक इफ को अगर हम दूसरे इफ के अंदर लिखते हैं, तो जो अंदर इफ लिखा हुआ होता है वो कहलाता है नेस्टेड इफ। और नेस्टेड इफ को हमें कब इम्प्लीमेंट करना है? जब हमारे पास में या तो लॉजिकल एंड हो या फिर लॉजिकल और हो। प्रोग्राम देखते हैं। अभी थ्योरेटिकल पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ लीजिए, देन वील मूव विद द प्रोग्राम। क्यों काम में ले रहे हैं इतना सबको क्लियर है? क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेगा, मेमोरी पे ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें हमारा प्रोग्राम फास्ट बनाना है। वी आर यूजिंग नेस्टेड इफ। ऑलराइट, तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है नेस्टेड इफ के अंदर, दैट इज इफ विद एन इफ, मतलब इफ के अंदर इफ हम लोग बनाने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा वही है लॉजिकल एंड का, जैसे मैंने आपको कहा सैलरी और एक्सपीरियंस दोनों मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले मेन को मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद अनसाइंड इन सैलरी टाइप का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। सेम CLR SCR, फिर printf और scanf, एंटर योर सैलरी %q एड्रेस ऑफ सैलरी। तो हमारा प्रोग्राम रन एग्जीक्यूट होगा तो वो रनिंग में आएगा। यूजर से इनपुट लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज, जो भी इनपुट किया है वो सैलरी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने कंडीशन लिखी है इफ सैलरी ग्रेटर देन 8,000। तो अगर सैलरी मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है 9,000, ठीक है, तो 9,000 इज ग्रेटर देन 8,000, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब ट्रू होने के बाद हम क्या करेंगे? एक्सपीरियंस रिलेटेड वर्किंग करेंगे। तो मैंने इस इफ के अंदर, इस इफ ब्लॉक के अंदर अब हमारे पास में मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हमेशा सिंगल स्टेटमेंट वाला ही काम किया है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब इस इफ के अंदर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है, इंट EXP। अब हमेशा से मैं आपको ये कहते आई हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन तो प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि जो भी हमारे पास में ब्लॉक अवेलेबल होते हैं, कर्ली ब्रेसेस वाले जो ब्लॉक अवेलेबल होते हैं, उस ब्लॉक के अंदर भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो पहला स्टेटमेंट ही होना चाहिए। तो इफ का जो ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस ब्लॉक में सबसे पहला स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही है। तो अगर यहाँ पे सैलरी वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो ही हमारा एक्सपीरियंस नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और तो ही उसके अंदर इनपुट लिया जाएगा। तो printf enter your experience and printf %d address of exp। मान लीजिए एक्सपीरियंस इनपुट किया है 4, तो अब मैंने यहाँ पे चेक किया है इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 4 जो है वो ऑब्वियसली 3 से बड़ा है, तो अब हमारी इस इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा है सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.20। तो बोनस कैलकुलेट किया, बोनस को ओरिजिनल सैलरी में ऐड किया और वापस से सैलरी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। अब मैंने यहाँ पे इस वाले इफ ब्लॉक को क्लोज कर दिया जो एक्सपीरियंस वाला था, और सैलरी वाले ब्लॉक को भी क्लोज कर दिया। और अब आ गए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जहां पे नेट सैलरी प्रिंट करवानी थी। प्रिंट एफ नेट सैलरी %u कॉमा सैलरी। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द सैलरी एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारा बोनस कैलकुलेट होगा और नेट सैलरी निकल के आ जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। गेट ch एंड प्रोग्राम क्लोज। अब ये वो वाली सिचुएशन थी जहाँ पे यूजर ने हमेशा बिल्कुल सही तरीके का इनपुट दिया है, लेकिन हमेशा यूजर सही इनपुट दे ऐसा जरूरी थोड़ी है। मान लीजिए जब यहाँ पे यूजर ने सैलरी इनपुट उससे मांगा गया है, उसने इनपुट किया 5,000। अब 5,000 जो है वो तो 8,000 से बड़ा होता ही नहीं है। कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ना इस कर्ली ब्रेस तक, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कंपैरिजन नहीं होगा, सैलरी में बोनस वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा और साथ साथ में EXP वेरिएबल भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा।
तो हमारा जो प्रोग्राम है वो फास्ट वर्क करेगा, क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट्स जो है वो हट गए। अब अगर लॉजिकल एंड लिखा हुआ होता तो EXP को भी वो चेक करता, तो वो थोड़ा-सा टाइम प्रोसेस होता, 2 कंडीशंस को चेक करने में। यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक हुई है, फॉल्स हो गई तो हम क्या करेंगे, इस इफ के बाद डायरेक्टली आ जाएँगे प्रिंटफ इस स्टेटमेंट पे। तो ये कुछ भी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, तो टाइम वैसे ही सेव हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने लिखा है इंट EXP, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन सिर्फ तभी होगा जब सैलरी वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यानी कि हमारा जो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, वो सिर्फ 2 बाइट्स की मेमोरी ही ऑक्यूपाई कर रहा है। 4 बाइट्स ये ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने पर EXP डिक्लेयर ही नहीं हुआ। तो जभी भी हमारे पास में लॉजिकल एंड जैसा कुछ सिचुएशन होता है, तो हम इफ के अंदर इफ को क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होगा और वेरिएबल को यहाँ क्रिएट करने की वजह से हमारी मेमोरी भी सेव होगी। अब पहली कंडीशन ट्रू है तो ही दूसरे को चेक करो, वरना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहला ट्रू है तो दूसरे में इनपुट लिया है, फिर दूसरे को चेक किया है और फिर सैलरी को डिस्प्ले करवाया। तो ये प्रोग्राम हमारा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू द प्रोग्राम जो हमने कल बनाया था। तो अब यहाँ पे ये हमारा आउटर इफ कहलाएगा और ये जो हमने अंदर इफ बनाया है इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। So this is the very first example of if within if। और if within if को कब काम में लेते हैं, जब लॉजिकल एंड की सिचुएशन हमारे पास में अवेलेबल। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे एक और चीज, मेरे देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वहां पे मैंने डबल स्लैश को यूज करके कुछ लाइन लिखी है। तो ये जो डबल स्लैश होता है हमारा, ये कहलाता है कमेंट। कमेंट बेसिकली हमारे पास में प्रोग्राम का रीडेबल एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब क्या है, देखिए जब भी हम किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं कि प्रोग्राम हमारा क्या काम कर रहा है। नॉर्मली लर्निंग लेवल पे तो ऐसा कुछ हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हर बार एक ही इंसान सारी चीजें देखेगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास में वहाँ पे क्या होता है, एक टीम के अंदर 10-15 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने आज एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कुछ वर्किंग वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब कल मेरी जगह आप आए और आप उस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि किया क्या हुआ है। पूरा प्रोग्राम रीड करना पड़ेगा स्टार्ट से लेके एंड तक, उसको एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा अच्छा कि ये काम क्या कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ लाइंस ऐड करते हैं जो हमारे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली में क्या काम कर रहा है। तो सी के अंदर अगर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना हो तो 2 ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक स्लैश वाला सिंबल। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डबल फॉरवर्ड स्लैश होते हैं वो कहलाते हैं सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि एट अ टाइम किसी एक लाइन पर ही ये काम करेंगे। तो अगर 10 लाइन को कमेंट करना है तो हमें हर एक के आगे यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश काम में लेना होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक साथ सारी लाइन को कमेंट करना है तो अलग अलग करने से बेटर है ना कि एक साथ सब पे पुट फॉरवर्ड कर दो। तो मल्टी लाइन कमेंट अगर हमें बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग स्लैश एस्ट्रिक को काम में लेते हैं। तो जहां से कमेंट स्टार्ट करना है स्लैश एस्ट्रिक और जहां पे खत्म करना है एस्ट्रिक स्लैश। तो ये कहलाएगा हमारा मल्टी लाइन कमेंट और ये कहलाएगा हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब कमेंट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये हमारे प्रोग्राम का रीडेबल एक्सप्लेनेशन होता है। हमारा प्रोग्राम क्या काम कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी लाइंस हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं, दोज आर नोन एज कमेंट्स। 2 तरीके से बनता है, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन के लिए ये और मल्टी लाइन के लिए ये होता है हमारे पास में सिंबल। ठीक है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो अब अगर कभी आपके पास में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो तो लाइंस को डिलीट करने के बजाय आप कमेंट्स वाला पार्ट इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, इसको कमेंट बना दो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करो। ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, इसको कमेंट बना दो, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करो। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कमेंट को काम में लेते हैं। अब इस वाले पार्ट में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि कमेंट क्या है? ऑलराइट, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है दैट इज इफ विद इन एल्स। अब इफ के अंदर इफ तो हमने बना दिया, एक ब्लॉक है हमारे पास में उसके अंदर हमने इफ बना दिया है, लेकिन एल्स भी तो हमारे पास में ब्लॉक है। तो एल्स के अंदर हम इफ बना सकते हैं, हाँ,
बना सकते हैं। अब जो एल्स के अंदर इफ बनाया हुआ होता है, वो भी नेस्टेड इफ की कैटेगरी में ही आता है। क्यों आता है नेस्टेड इफ की कैटेगरी में? क्योंकि अंदर वाले इफ को नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है? तो एल्स के अंदर इफ बनाओ या इफ के अंदर इफ बनाओ, दोनों केस पॉसिबल है। लेकिन टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर हम यहाँ पे लॉजिकल एंड जैसा कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इफ विद इन इफ को काम में लिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास में लॉजिकल और का कंसेप्ट होता है, जैसे कि मैंने कहा, चाहे सैलरी ज्यादा हो या आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो, दोनों में से कुछ भी हो, मैं तो बोनस प्रोवाइड कर देना है। तो लॉजिकल और है, दोनों में से कुछ भी ट्रू हो, तो उस केस में हम काम में लेते हैं इफ विद इन एल्स। कैसे होता है प्रोग्राम में समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन स्टार्ट किया है, फिर अनसाइन इन सैलरी, फिर CLR STR, उसके बाद सेम मैंने यहाँ पे सैलरी का इनपुट लिया है, एंटर योर सैलरी एंड पर्सन क्यू एड्रेस ऑफ सैलरी। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया है इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 8,000। मान लीजिए 9,000 इनपुट किया हुआ है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो एल्स कभी भी चेक नहीं किया जाता, ठीक है? हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे डायरेक्टली इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे और हमारी नेट सैलरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? नेट सैलरी पर्सन क्यू कॉमा सैलरी और गेट CH की हेल्प से हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पहली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं लॉजिकल और फिर EXP लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल और टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा? क्योंकि पहले इसका रिजल्ट कैलकुलेट होएगा, फिर इसका रिजल्ट कैलकुलेट होएगा, फिर जाके लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और साथ साथ में 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, तो 4 बाइट मेमोरी भी ये कंज्यूम करेंगे। तो अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाए, सैलरी ही ट्रू हो जाए, तो यहाँ पे बाकी चीजें चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वन और का जो हमारे पास में आंसर आता है, 1 और 1 का, वो 1 ही आएगा। 1 को अगर मैं 0 से और करूं तो भी 1 ही आएगा, 0 को अगर मैं 1 से और करूं तो भी हमारे पास में 1 ही आता है। ये लॉजिकल और का कंसेप्ट है। दोनों ट्रू हो या दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू है, और ट्रू के केस में क्या होगा? हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब पहला वाली पार्टी ट्रू हो चुका है तो दूसरे को चेक करना ही क्यों? यहीं पे कर दो ना सैलरी को इंक्रीमेंट, क्यों एक्सपीरियंस को भी चेक करे? अब यहाँ पे सैलरी अगर गलत इनपुट है, मतलब कम है, तो दूसरी चीज को हमें यहाँ पे चेक करना है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है एल्स, एल्स का ब्लॉक मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, और अब इस एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने EXP नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। तो मेमोरी हमारी पहले ही सेव हो गई। जब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो EXP तो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा तो 2 बाइट तो वैसे ही हमारे बच गए, प्रिंटफ स्कैनफ वैसे ही बच गया, कंडीशन वैसे ही बच गई, तो मेमोरी भी सेव हो गई और टाइम भी सेव हो गया। तो यहाँ पे इंट EXP, उसके बाद printf scanf, एक्सपीरियंस के वेरिएबल का इनपुट लेने के लिए, उसके बाद इफ EXP इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो फिर मैंने 20% का बोनस प्रोवाइड किया है जो भी एम्प्लॉय है उसको। तो बोनस का कैलकुलेशन, ओरिजिनल सैलरी में एडिशन और वापस से वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट। अब यहाँ पे एल्स वाला पार्ट हमारा सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो मान लीजिए अगर 5,000 यूजर ने इनपुट दिया है तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, हम आ जाएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, तब वेरिएबल क्रिएट होगा, तब उसमें इनपुट लिया जाएगा, तब कंडीशन चेक होगी और तब जाके सैलरी में हमारे पास में इंक्रीमेंट होके आएगा। तो इस ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद हम पहुंच जाएंगे डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट पे, तो हमारी सैलरी जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो कभी भी अगर हमारे पास में लॉजिकल और का कंसेप्ट अवेलेबल होता है तो वहां पे हम एल्स विद इन, हम इफ विद इन एल्स को काम में लेते हैं, यानी कि एल्स के अंदर इफ को क्रिएट करेंगे। लॉजिकल एंड का पार्ट है तो इफ विद इन इफ आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नेस्टेड इफ का कंसेप्ट हमारा काम करता है। इसका और एग्जाम्पल मैंने एक ऐड किया है लॉजिकल और से ही रिलेटेड, पर इस वाले पार्ट में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए। ओके, मूविंग टू द अनदर एग्जाम्पल, लगभग सिमिलर ही हमारा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बस मैंने एक और यहाँ पे, ओके एक बार वापस एक्सप्लेन करना है, ठीक है कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सिचुएशन ये है कि आपको सैलरी और एक्सपीरियंस को चेक करना है, तो आपको बोनस प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि चाहे आपकी सैलरी ज्यादा हो या आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो, दोनों केसेस में हम तो बोनस प्रोवाइड करेंगे।
दोनों को ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। आप एक्सपीरियंस वर्कर हो तो भी आपका ख़्याल रखना है, आप नए आए हो, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, तो भी आपको हमें खुश रहना है, तभी तो आप कंपनी में काम करोगे वरना क्यों करोगे? तो दोनों चीज़ों में से कुछ भी ट्रू हो तो हमें आपको बोनस प्रोवाइड करना है, ये कांसेप्ट है। तो चाहे पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी ट्रू हो, दोनों में बोनस आना है। तो इफ सैलरी अगर बड़ी है तो मैंने यहाँ पे बोनस प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर सैलरी बड़ी नहीं है कोई बात नहीं, आपका एक्सपीरियंस बड़ा है वो भी मैटर करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लॉजिकल और को काम में ले रहे हैं, सैलरी ग्रेटर देन 8000 और ईएक्सपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो लॉजिकल और तो टाइम लेगा, क्यों टाइम लेगा? क्योंकि पहले ये एग्जीक्यूट होएगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स पहले एग्जीक्यूट होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर एक्सपीरियंस वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जाके हमने लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो टाइम लगेगा प्लस एक्सपीरियंस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो 4 बाइट वो यहाँ पे कंज्यूम करेगा। प्रिंटफ, स्कैनफ के स्टेटमेंट लगेंगे तो 2 स्टेटमेंट ज़्यादा हमारे एग्जीक्यूट होंगे। तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और मेमोरी भी वेस्ट हो रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए नेस्टेड इफ का कांसेप्ट है। अब यहाँ पे लॉजिकल और के केस में वी यूज इफ विद इन एल्स, यानी कि एल्स ब्लॉक के अंदर हम इफ को क्रिएट करेंगे। तो अगर हमारी सैलरी वाला पार्ट ट्रू हो जाता है तो वेल एंड गुड, सैलरी ज्यादा है तो हम वैसे ही उनको बोनस दे ही रहे हैं। सैलरी ज्यादा नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एल्स ब्लॉक क्रिएट करना है और उस एल्स ब्लॉक के अंदर हम EXP वेरिएबल क्रिएट करेंगे। प्रिंटफ, स्कैनफ की हेल्प से हम इस EXP वेरिएबल के अंदर इनपुट लेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। इफ EXP इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो उसको बोनस प्रोवाइड कर दो। तो अगर सैलरी फॉल्स हो जाती है तो ही हम एल्स वाले ब्लॉक के अंदर आएंगे, वरना हम लोग नहीं आएंगे, पहले वाले पार्ट में ही उसको जो इंक्रीमेंट है वो मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो लॉजिकल और वाली सिचुएशन थी उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है हमारे पास में इफ विद इन एल्स। तो यहाँ पे आप इस तरीके का स्टेटमेंट लिखो या इस तरीके का स्टेटमेंट लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। बट यहाँ पे ये जो सिंगल स्टेटमेंट है, ये सिंगल स्टेटमेंट इतने सारे स्टेटमेंट से ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, क्योंकि सैलरी और एक्सपीरियंस दोनों है यहाँ पे। तो दोनों वेरिएबल एग्जिस्ट करने चाहिए, उनमें लॉजिकली करेक्ट वैल्यू भी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर हमें EXP की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सैलरी बड़ी है तो ही काम हो गया, तो 2 बाइट में ही काम हो गया और 2 स्टेटमेंट में ही काम हो गया। तो दैट्स हाउ लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड को रिप्लेस करके नेस्टेड इफ को काम में लिया जाता है। अब कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो एक बार आप लोग हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पेसिफिकली कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा बार लॉजिकल और ऑपरेटर है, ज़्यादा बार लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, तो उतनी ही बार इफ एल्स आएगा। उसी का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है। तो आई डोंट नो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका जो अल्टरनेट सॉल्यूशन है वो तो हमारा डिस्कस हो ही जाएगा। तो वही कर लेते हैं। कंडीशन हमारी वही है, सैलरी का हमको कैलकुलेशन करना है, लेकिन अब थोड़ा-सा चेंज हो गया है। सैलरी की सिचुएशन वही है, ग्रेटर देन 8000। एक्सपीरियंस की सिचुएशन थोड़ी-सी चेंज हो गई है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया है 10। तो अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयी हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा है या उसके बराबर है या फिर आपकी सैलरी ग्रेटर देन 8000 है, तीनों में से कुछ भी ट्रू हो तो आपको बोनस प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा सिचुएशन है। मल्टीपल और ऑपरेटर यहाँ पे आए हैं तो वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इफ विद इन एल्स का। अगर एंड होता, डिपार्टमेंट नंबर 10 के ही एम्प्लॉय होने चाहिए, एक्सपीरियंस भी इससे ज्यादा होना चाहिए, सैलरी भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉजिकल एंड। ठीक है, ओके। तो हमारा एग्जाम्पल था मल्टीपल और कंडीशंस वाला। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले वही काम किया है जो यूजुअली सब लोग करते हैं। इतना सारा कोड कौन लिखेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम लोग फटाफट एक ही कंडीशन में सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। टाइम लगेगा कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत मेमोरी है हमारे पास में, हम आराम से कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, पहले वो और फिर इसका जो एफिशिएंट वर्जन है वो हम तो फिर कल ही डिस्कस करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैंने मेन स्टार्ट किया है, मेन से उसके बाद अनसाइन एंड सैलरी। और मुझे यहाँ पे क्योंकि 3 चीजें कंसिडर करनी है तो EXP और डिपार्टमेंट भी वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिए हैं जो कि इन टाइप के हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू, किसी का भी एक्सपीरियंस जो है वो 32,000 ईयर से ज्यादा तो हो नहीं सकता, इतना तो कोई इंसान जिंदा रहता ही नहीं।
सेम गोज़ फॉर डिपार्टमेंट भी, हम लोग यहाँ पे छोटे लेवल के ऑर्गेनाइज़ेशन को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा या थाउज़ेंड्स में डिपार्टमेंट होंगे, ये हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल एससीआर लिखा है कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे अब वन बाय वन वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया है। printf enter your salary, scanf %q address of salary, printf enter your experience, scanf %d address of exp। ये हमारे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये अनसाइंड टाइप का है। ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग फॉर्मेट स्पेसिफाई है। देन printf enter डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट वेरिएबल के अंदर मैंने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे तीनों में से कुछ भी ट्रू हो तो यहाँ पे हमें बोनस प्रोवाइड करना है। तो इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 8,000 और एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 10, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो सैलरी को हमने यहाँ पे क्या किया 20% का बोनस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवा दिया। तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.20 तो बोनस होगा। बोनस को ओरिजिनल सैलरी में ऐड करेंगे और वापस से सैलरी के अंदर असाइन करवा देंगे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटेड सैलरी अब इस वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है। printf नेट सैलरी %u कॉमा सैलरी, तो यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंटेड सैलरी आ जाएगी जो डिस्प्ले हो जाएगी। देन गेट सी। अब यहाँ पे मल्टीपल और कंडीशंस है। इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या होगा ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो भी क्लास का टाइमिंग रहता है। अभी के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम में किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मल्टीपल कंडीशंस के केस में?